आर्च न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आज की गतिविधियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ? देखिए आयुषी, कल राम मंदिर के ट्रस्ट की बैठक हुई वहाँ अयोध्या में, और उसमें लोगों ने बहुत खेद व्यक्त किया। जो ट्रस्ट के सदस्य थे, दुख व्यक्त किया कि इतनी बड़ी घटना हो गई और जो चढ़ावा आया उसकी चोरी हुई, उसका गबन किया गया। तो इससे भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा पर भी धक्का लगा है, आंच आया है। तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ। और चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव थे, उनकी छुट्टी कर दी गई। उन्होंने इस्तीफा पहले दिया हुआ था, तो बिना किसी चर्चा के उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अनिल मिश्र एक दूसरे सदस्य थे ट्रस्ट के, उनका भी इस्तीफा बिना चर्चा के स्वीकार कर लिया गया। और फिर एक कार्यकारी महासचिव नियुक्त किए गए, कृष्ण मोहन उनका नाम है। वो आईएफएस के रिटायर्ड अधिकारी हैं और साइंटिस्ट भी रहे हैं। वो पहले से ट्रस्ट में मेंबर हैं, तो उनको तत्काल कार्यभार दिया गया है महासचिव का। अब उनके देखरेख में ट्रस्ट का कामकाज चलेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है, और अब उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रस्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वो आगे नहीं होंगी, और राम भक्तों का जो दिल टूटा है इस घटना के बाद, वैसी वारदात फिर नहीं होगी और फिर ऐसा दुखद प्रकरण नहीं देखने को मिलेगा। ट्रस्ट ने यह भी किया कि जो संपत्ति की चोरी की बात कही जा रही थी कि वो गायब हो गया है, जैसे सोने की, चांदी की कई वस्तुएं चढ़ाई गई थी, श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था श्री राम लला को, तो वो सब वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया गया कि बहुत सारी वस्तुएं जिनको बताया जा रहा था कि गुम हो गई, चोरी हो गई, वो वस्तुएं हैं, उपलब्ध हैं, ये दर्शाने की कोशिश हुई। तो ये एक सकारात्मक कदम है, अच्छा कदम है। देखिए अब आगे क्या होता है। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा बिना किसी सवाल के मतलब कि स्वीकार कर लिया गया। हाँ, उस पर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इस्तीफा पेश किया है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है, सबने कहा उसको स्वीकार किया जाए। और चंपत राय की तो इतनी बेइज्जती हुई कि वो बैठक में आना चाह रहे थे, आए, मगर उनको बैठक में बैठने नहीं दिया गया। उनको लौटा दिया गया कि आप बैठक में नहीं रह सकते, उनको वापस कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है उनकी। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो आखिर क्या कर रही है? निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की है। उसके तहत हर जिले में एक निगरानी थाना खोला जाएगा। अभी पटना के अलावे सिर्फ मुजफ्फरपुर और दरभंगा, भागलपुर में 2 जगह ये निगरानी का थाना है, मगर अब हर जिले में एक थाना होगा निगरानी का। तो उससे इस पर सख्ती आएगी, भ्रष्टाचार के रोकथाम के मामले में सक्रियता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। वैसे दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि बिहार में टॉप 6 विभाग कौन से हैं जो सबसे भ्रष्ट हैं। तो टॉप 6 की रैंकिंग जो तैयार की गई है, उसमें फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर है भूमि सुधार और राजस्व विभाग। जी सर। भूमि सुधार राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा करप्शन है और वहाँ धरपकड़ भी सबसे ज़्यादा होती है। 44 मामले इस साल में, यानी जनवरी से, ये जून ख़त्म हुआ है, जनवरी से जून के बीच 44 केस दर्ज किए गए, मामले दर्ज किए गए और उस पर कार्रवाई हो रही है। और दूसरा जो करप्ट विभाग है सबसे ज़्यादा, वो है पुलिस महकमा। तो ये दोनों सार्वजनिक हैं, सब लोग जानते हैं कि भूमि सुधार राजस्व विभाग में जो जमीन जायदाद का काम होता है तो कितना भ्रष्टाचार है। छोटे छोटे काम के लिए भी वहाँ पैसा देना पड़ता है। पुलिस विभाग में भी वही हालत है। पुलिस दावे जो भी करे, मगर सच यही है कि एफआईआर कराने भी कोई जाता है तो उसको घूस देना पड़ता है। पुलिस जांच के लिए किसी के यहाँ जाती है, उससे पैसे वसूल लेती है। सड़कों पर चलते हुए वाहनों से वसूल लेती है पुलिस। तो पुलिस तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक उसमें भ्रष्टाचार समाया हुआ है। तो दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है। 32 मामले पकड़े गए इस साल में, 6 महीने के अंदर। तीसरा जो सबसे करप्ट विभाग है बिहार में, वो स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में आया है। स्वास्थ्य विभाग में 10 मामले पकड़े गए इन 6 महीने के अंदर। शिक्षा विभाग में भी 10 मामले पकड़े गए
इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग है, उसमें 6, पंचायती राज विभाग में भी 6 मामले पकड़े गए। तो ये 6 विभाग जो हैं सो सबसे करप्ट विभाग माने गए बिहार में। और ये रैंकिंग हम नहीं कर रहे, ये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए काम करती है, उस संस्था ने जो केस दर्ज किए गए उसके आधार पर ये रैंकिंग दी है। तो ये एक बड़ी बात है कि ग्रामीण विकास विभाग जिस पर गांव के विकास का जिम्मा है, पंचायती राज विभाग जिसको पंचायती संस्थाओं को ठीक से चलाने की जिम्मेवारी है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो अब कैसे इस पर अंकुश लगे, इसके लिए विचार विमर्श की जरूरी है। और हालांकि इधर हाल के महीनों में जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है वो बहुत सक्रिय हुआ है और 152 केस दर्ज हुए हैं जनवरी से अभी तक 6 महीने के अंदर। ये सर्वाधिक है, अब तक इतना केस कभी दर्ज नहीं किया गया। और उसमें 30 से ज़्यादा मामले में सज़ा भी हुई है 2025 में। ये जो आंकड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और इस वर्ष अब तक 6 महीने में 10 केस में सज़ा दिलवा चुका है वो जो भ्रष्ट लोग हैं उनको। तो ये मामला चल रहा है। और भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो समाज के नस नस में समाई हुई है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता भी ज़रूरी है और सरकारी स्तर पर कठोर कार्रवाई की भी ज़रूरत है। सबसे जो है भ्रष्टाचारियों की 102 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है निगरानी ब्यूरो द्वारा। तो ये सब उपलब्धियां हैं उसकी, मगर ये उपलब्धियां बहुत नाकाफ़ी हैं अभी भी, क्योंकि कार्रवाई हो रही है उस हिसाब से दुगने चौगुने के दर से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सर क्या लगता है कि ये सारे चीज़ों पर ध्यान रखने से भ्रष्टाचार कम होगा? जरूर कम होगा अगर कठोरता पूर्वक कार्रवाई हो, ईमानदारी से कार्रवाई हो, पूरी निष्ठा के साथ कार्रवाई करें और सरकार ये संकल्प ले ले कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार तो सरकारी महकमे से शुरू होता है और लोगों को काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आज बिहार में भ्रष्टाचार ऐसी बीमारी है जो बगैर पैसा दिए किसी भी सरकारी विभाग में कोई काम नहीं होता। ये सब लोग जानते हैं, सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं। उसके रोकथाम के लिए कार्रवाई होती रहती है, मगर वो नाकाफ़ी है। जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए उस हिसाब से कार्रवाई नहीं होती। जी सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि पीएमसीएच में फिर से हंगामा हुआ, आखिर क्यों हो रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सही सवाल उठाया है कि पीएमसीएच अक्सर जो है गलत वजहों से चर्चा में रहता है। कभी अच्छी चीज़ों को लेकर के चर्चा में नहीं आता पीएमसीएच। अभी पिछले महीने चर्चा में इसलिए आया था कि उसके प्राचार्य मंत्री के दौरे के समय गायब थे बिना सूचना के, और उसके बाद उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को जायज़ ठहराने की कोशिश की। कई तरह की कहानियाँ गढ़ी गई, वो सब जांच में कहानियाँ गलत उनकी पाई गई, तो उनका तबादला तत्काल कर दिया गया। तो ये भी चर्चा का विषय उस समय बना था, बड़ा हॉट टॉपिक बना था उस समय मीडिया में और सार्वजनिक रूप से भी चर्चा हुई थी। अब मामला ये है कि वहाँ एक नर्स जो पीएमसीएच में ही कार्यरत हैं, सीनियर नर्स हैं, उनके पति अस्वस्थ थे तो उनको वहाँ एडमिट कराया गया था। वो आईसीयू में थे और उनकी मौत हो गई। तो जो उनके परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि गलत दवा दी गई और उनका समय पर डॉक्टरों ने देखा नहीं, तबीयत बिगड़ती गई और अंत में वो चल बसे। और जब इसका परिजनों ने विरोध किया तो नर्स के बेटों को कमरे में बंद करके जूनियर डॉक्टरों ने पीटा। ये उनका आरोप है नर्स का। अच्छा। तो अब और नर्स जब बचाने गई वो उनकी भी पिटाई की गई। तो इससे जो नर्स हैं पीएमसीएच की वो बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं, जूनियर डॉक्टर थे वो सब, तो जूनियर डॉक्टरों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। अच्छा। तो नर्सें हड़ताल पर चले जाएंगे तो ठप हो जाएगा पीएमसीएच। हाँ। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कभी जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती। मारपीट की घटनाएं वहाँ अक्सर होते रहती हैं इलाज को लेकर के, जो मरीज के परिजन और डॉक्टरों के बीच, कभी गार्ड के बीच मारपीट होती रहती है। केस मुकदमे भी होते हैं, मगर वो सब रफा दफा कर दिए जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ये घटनाएं बार बार होती हैं। तो कार्रवाई अगर हो कठोरता से
तो उसका असर पड़ेगा और ये घटनाएं कम होगी और जो इलाज का स्तर है वो सुधारने की ज़रूरत है। नर्स वहाँ की खुद कह रही है कि सीनियर डॉक्टर आते नहीं, रात में वो गायब रहते हैं, जूनियर डॉक्टरों के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। तो लोग पीएमसीएच में इसलिए जाते हैं कि वहाँ बेहतर इलाज होगा, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे तरीके से इलाज होगा, मरीज की जान बचेगी। मगर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, इसको लेकर के सवाल उठते रहते हैं। सर, तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे इस तरीके की लापरवाही को लेकर? निशांत कुमार तो सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय हैं, लगातार स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए और दौरे भी कर रहे हैं। उन्होंने ही कार्रवाई करके प्रिंसिपल को हटाया, पीएमसीएच के प्रिंसिपल को पिछले दिनों, और उन्होंने ये किया है कि जिला अस्पतालों से अब मरीजों को रेफर नहीं करना है। अनावश्यक रूप से लोग पीएमसीएच रेफर कर देते हैं अपना गला छुड़ाने के लिए और परेशानी से बचने के लिए। तो उन्होंने ये सख्ती बरती है कि अब अनावश्यक किसी को रेफर मत कीजिए। अगर उसका इलाज वहाँ संभव है तो इलाज कीजिए, और वो ज़्यादा गंभीर है, आप नहीं कर सकते हैं, अक्षम है उसका इलाज करने में, तभी रेफर कीजिए। तो ये एक सख्त कदम उन्होंने उठाया है और वो प्रयास तो कर रहे हैं। अब देखिए क्या नतीजा निकलता है। इसमें असल में ये है कि डॉक्टरों के अंदर ये भाव जगाना होगा कि आप मरीजों की सेवा के लिए हैं, सिर्फ वहाँ साहेबी दिखाने के लिए नहीं है। मरीजों और जो डॉक्टर हैं उनके बीच संवाद की बहुत कमी है, इसके लिए भी कई बार गलतफहमियाँ होती हैं और वो हिंसक रूप ले लेता है। तो वो संवाद होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए, तो स्थिति जरूर सुधरेगी। जी सर, मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि विधानसभा के मानसून सत्र की क्या तैयारी चल रही है, किस तरह के से? देखिए, मानसून सत्र 20 से 24 तक होना है, 20 जुलाई से 24 जुलाई तक होगा, 4-5 दिनों का मानसून सत्र है। तो इसमें जो सदन के नहीं रहने के समय में जो अध्यादेश वगैरह जारी हुए उनकी बिल रखे जाएंगे, कुछ अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी, और जो प्रश्नोत्तर काल होता है वो होगा। तो ये सब तो रूटीन चीज़ें हैं, मगर ये सबसे महत्वपूर्ण है ये कि 20-21 वर्षों के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब विधानसभा में नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार अनुपस्थित रहेंगे क्योंकि अब वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। पहले लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, विधानसभा के भी सदस्य रहे, मगर अब वो राज्यसभा चले गए हैं, मुख्यमंत्री पद भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो किसी सदन के सदस्य नहीं, तो सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। तो सम्राट चौधरी के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी इस सत्र में कि वो कैसे सदन को कंट्रोल करते हैं और कैसे सदन का संचालन करने में सहयोग करते हैं सरकार की ओर से, और उनके मंत्री कैसे जवाब देते हैं विपक्षी सदस्यों का के सवालों का। तो ये देखने वाली बात होगी। और इसके पहले चूँकि अभी विधानसभा पिछले अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ था, नई विधानसभा बनी है, तो सदस्यों को ट्रेनिंग दिया जाएगा इस सत्र के पहले। 9, 10, 11 जुलाई को बोधगया में उनका ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है 2 दिनों का, और उसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी आएंगे, राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो हैं हरिवंश वो आएंगे, और भी बहुत सारे जो ट्रेनर हैं जो सांसदों विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे सदन में काम करना है, कैसे सवाल पूछना है, कैसे पूरक सवाल पूछना है, क्या क्या आपके अधिकार हैं, आप कैसे सरकार को रोक सकते हैं, सरकार के गलत कामों पर आपत्ति कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग विधायकों को दी जाएगी। तो एक अच्छी पहल है विधानसभा की, और ये विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनकी पहल पर ये हो रहा है। तो इससे विधायकों का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर विधायक नए चुन के आए हैं, तो उनको नियम कानून की जानकारी नहीं होती कि कैसे सदन में अपनी बात रखनी है, कैसे सवाल पूछना है। तो इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि धनबाद के वासीपुर गैंग का सरगना क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये बड़ा रोचक सवाल है। देखिए, जो अपराधी होते हैं वो धीरे धीरे ताकतवर हो जाते हैं, तो उनको ताकतवर होने में सभी लोगों का सहयोग रहता है। पुलिस भी सहयोग करती है, समाज भी सहयोग करता है, उसका गैंग तो है ही। तो पुलिस वाले पैसे के लालच में सहयोग करते हैं, समाज के लोग कई बार अपने रिश्ते नाते की वजह से सहयोग करते हैं, कई बार डर की वजह से भी सहयोग करते हैं,
और उसके पास धीरे धीरे ताकत बढ़ने लगती है। तो वासेपुर गैंग जो है वो बहुत पुराना गैंग है और उसका बड़ा दबदबा है। अभी तो कुछ कम हुआ है, मगर एक समय था बहुत दबदबा है। तो वहाँ का जो सरगना है वो पिछले कई वर्षों से फरार है। शब्बीर आलम नाम है उसका। तो अभी पुलिस को ये पता चला है कि वो बगल के छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में उस शरण ले रखा है। अच्छा। उसको एक केस में सजा भी हो चुकी है और वो जो है सो आजीवन कारावास की सजा हुई है, मगर वो फरार है। तो पुलिस ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो अंबिकापुर में जो छत्तीसगढ़ में है, अंबिकापुर में उसके 40 से अधिक एम्बुलेंस चलते हैं, कई बसें हैं, ट्रकें हैं। तो ये एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य उसने वहाँ खड़ा कर लिया है और वहाँ नाम बदल कर रहता है। अच्छा। झारखंड पुलिस की टीम गई थी वहाँ पकड़ने सूचना मिलने के बाद, मगर वो फरार हो गया। तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। तो वो उसको पकड़ना और जेल में बंद करना झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस कैसे उसको पकड़ती है ये देखना होगा। सर अगर नहीं पकड़ा जाता है तो ये नाकामी होगी। ये पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात होगी कि पुलिस के नाक के नीचे एक छोटा अपराधी इतना बड़ा सरगना बन जाता है और बगल के प्रदेश में शरण लेके इतना बड़ा साम्राज्य कायम कर लेता है और झारखंड पुलिस को जानकारी नहीं होती उसके बारे में। तो ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो इसमें निश्चित रूप से पुलिस वालों की लापरवाही और भ्रष्टाचार भी जिम्मेवार है। पुलिस के लोग ही कई बार अपराधियों को सूचना देते हैं, संरक्षण देते हैं और उससे लाभ लेते हैं। तो उसी के चलते ये अपराध की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं। तो ये था हमारे आज के सवाल और जवाब। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा कि झारखंड में एक बार फिर दिलचस्प एक विवाद शुरू हो गया है। जी सर। गोड्डा के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन। तो दोनों के बीच हमेशा खींचतान तू मैं चलते रहती है। तो इस बार निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है कि पिछले 20 साल में देवघर, दुमका और गोड्डा इन 3 जिलों में सरकार ने कितने एम्बुलेंस की खरीद की विधायक निधि से। विधायकों को जो फंड मिलता है उससे विधायक अस्पतालों के लिए एम्बुलेंस खरीदने में भी उसका उपयोग करते हैं। तो कितने एम्बुलेंस की खरीद हुई और अभी उनकी क्या स्थिति है। तो ये जवाब पत्र लिख करके मांगा है उन्होंने हेमंत सोरेन से। तो निशिकांत दुबे को शक है कि ये एम्बुलेंस नाम की खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने ये सवाल पूछा है। अब जानकारी मिलेगी तब कुछ और नई बातें सामने आएंगी, तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आज के थे ये सवाल और जवाब। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।